तारीख 18 जून 2026। दुनिया को लगा कि पश्चिम एशिया में सुलग रही तीसरे विश्व युद्ध की आग अब बुझने वाली है। एक तरफ फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे और दूसरी तरफ तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान। दोनों ने डिजिटल और फिजिकली कागज पर साइन किए, जिसे दुनिया में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच इजराइल के उत्तर में मौजूद लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी था। भले ही डील लागू होते ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदरगाहों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगी अपनी नेवल नाकाबंदी को पूरी तरह से हटा लिया। महीनों से फंसे तेल के टैंकर बाहर निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़े खौफनाक तूफान के बाद अचानक शांति छा गई हो। अमेरिका खुश था, ईरान राहत की सांस ले रहा था और ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम नीचे गिरने लगे थे। लेकिन जैसे कि ये शांति सिर्फ एक धोखा हो। ये एग्रीमेंट बस एक ऐसा कागज था जिसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि बेरूत और साउथ लेबनान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट्स ने मौत की नई बारिश शुरू कर दी। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ स्विट्जरलैंड में आगे की बात करने की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ उसका सबसे पुराना और सबसे ताकतवर सहयोगी इजराइल इस समझौते की धज्जियां उड़ा रहा था। फिर क्या था, बस ईरान ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो आगे कोई बात नहीं होगी। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल को इस डील से पूरी तरह बाहर रखा गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया कि गाजा की तरह लेबनान में भी इजराइल सिक्योरिटी जोन पर काबिज रहेगा। כשם שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל. ये एक ऐसा समझौता है जिसको इजराइल जरा भी अहमियत नहीं दे रहा। 18 जून 2026 को समझौते पर साइन हुए। ट्रंप ने ऐलान कर दिया हर मोर्चे पर युद्ध समाप्त हो गया और 19 जून 2026 को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और इजराइल ने गाजा में ड्रोन हमला कर दिया और लेबनान के अलग अलग शहरों में बमों की बारिश कर दी और समझौते को ठेंगा दिखा दिया। जमकर गिराए इजराइल ने बम। 18 जून को ही आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर साउथ लेबनान का एक नया मिलिट्री मैप जारी कर दिया। द मीडिया लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक इस नक्शे में साफ तौर पर दिखाया गया कि इजरायली सैनिक लेबनान की सीमा के अंदर 10 किलोमीटर गहरे सिक्योरिटी जोन में तैनात हैं और वे किसी भी हाल में वहां से वापस नहीं लौटेंगे। इजराइल का तर्क बहुत सीधा और आक्रामक है। जब तक हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क, उसके हथियारों के डिपो और उसके कमांडरों को जड़ से खाक में नहीं मिला दिया जाता, तब तक लेबनान से एक भी इजरायली सैनिक पीछे नहीं हटेगा। इजराइल इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर आज उसने हिजबुल्लाह को छोड़ दिया तो उसके लिए भविष्य का सबसे बड़ा नासूर ये बन जाएगा। अल्लाहु अकबर, 2 मार्च 2026 के बाद लेबनान में अब तक 3,912 लोग मारे जा चुके हैं और 11,873 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अमेरिका की शांति की दुहाई के बीच भी 18 जून की रात को साउथ लेबनान में इजराइल के हमलों ने 16 लोगों की जान ले ली। हिजबुल्लाह भी जवाबी हमला कर रहा है और 2 मार्च 2026 के बाद इन हमलों में 35 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। खून दोनों तरफ से बह रहा है।
लेकिन इजराइल का एक ही मिशन है, हर कीमत पर साउथ लेबनान को एक बफर जोन बनाना। इजराइल के मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि हर एक इजरायली मां की आंसुओं का बदला लेबनान की 1000 मांओं के आंसुओं से लिया जाएगा। और इजराइल के इस तेवर ने वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया के सामने यह दावा किया था कि उसने युद्ध रुकवा दिया है, उसकी बात की कोई कीमत नहीं रह गई। जो ट्रंप G7 की मीटिंग में 1 घंटे की देरी से पहुंचते हैं और कहते हैं आई एम द बॉस, उनके लिए तो इजराइल के ये तेवर नाकाबिले बर्दाश्त हैं। एक तरह से अब यह साफ होने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जंग में खींच कर ले आए हैं, और अब जब अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है तो नेतन्याहू ट्रंप के साथ बिल्कुल खड़ा होना नहीं चाहते, वो हार नहीं मानना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भी व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में आकर इजराइल पर भड़ास निकालनी पड़ी। जेडी वैंस ने इजराइल के मंत्रियों की बयानबाजी को अजीबोगरीब घबराहट और बौखलाहट करार दिया। वैंस का लहजा बेहद सख्त और आक्रामक था। उनकी बातों से लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को खुली वार्निंग दे रहे थे। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. $110 दिन के बाद कुछ बात बनती दिख रही थी, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी ने जब इजराइल को एहसान याद दिलाना शुरू किया तो बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री भी भड़कने लगे और साफ कर दिया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर ने कहा, ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता, इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है। इजरायली मिनिस्टर मिकी जोहर ने एहसान गिनाए, कहा कि हमने खुफिया जानकारियां दी, अमेरिकियों की जान बचाई, अमेरिकी सेना इजरायली टेक का इस्तेमाल करती है। फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा, ईरान के साथ हुआ समझौता इजराइल और पूरी आजाद दुनिया के लिए बुरा है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स ने तो ऐलान ही कर दिया कि इजरायली सेना लेबनान, सीरिया और गाजा के सिक्योरिटी जोन्स में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। अमेरिका और इजराइल के दशकों पुराने और अटूट रिश्तों में अब एक ऐसी दरार आ चुकी है जो शायद ही कभी भर पाए, क्योंकि अब सब कुछ खुलकर होने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जबरदस्त नाराजगी जताई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी अपने प्रतिनिधि के जरिए भेजे गए बयान में यह ऐलान तो किया कि पजेश्कियन के आश्वासन पर उन्हें यह समझौता मंजूर है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अमेरिका को दुश्मन कहकर संबोधित किया और यहां तक कहा कि अगर दुश्मन समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है या फिर किसी तरह की हिमाकत करता है तो झुकने की जरूरत नहीं है, करारा जवाब देना है। ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका की ये जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को लेबनान से बाहर निकाले, और इजराइल तो अमेरिका की सुन भी नहीं रहा। इजराइल न सिर्फ खुलकर ट्रंप के एक तरफा किए गए समझौते को नकार रहा है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में बम बरसाकर ये जाहिर भी कर रहा है
कि डोनाल्ड ट्रंप कोई नहीं है जो इजराइल के मामलों में कोई फैसला लें। दुनिया भर की मीडिया में हड़कंप मच गया। जिस शांति का ढिंढोरा अमेरिका पीट रहा था, वो तो 24 घंटे भी नहीं टिक पाई। अमेरिका ने कागज पर युद्ध जरूर रोक दिया, लेकिन जमीन पर आग अभी भी धधक रही थी। CNN और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सिक्योरिटी जोन के नाम पर गाजा, लेबनान और सीरिया में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना मिलिट्री कब्जा कर लिया है। इजराइल किसी भी कीमत पर अपनी सैन्य बढ़त को खोना नहीं चाहता। उसे डर है कि इस डील के जरिए अगर ईरान से पाबंदियां हट गई और उसे $300 बिलियन के कंस्ट्रक्शन फंड का एक्सेस मिल गया, तो वो पैसा सीधे हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों को और ताकतवर बनाएगा। और नेतन्याहू की सरकार क्यों इस कागज को रद्दी के भाव भी नहीं तौल रही? इसका जवाब है ईरान अमेरिका के अग्रीमेंट की शर्त नंबर 10। इस क्लॉज में साफ लिखा है कि इस डील के साइन होते ही अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े तमाम प्रतिबंध तुरंत हटा लेगा। यानी ईरान की अर्थव्यवस्था को फिर से ऑक्सीजन मिलने लगेगी। जिस ईरान की इकोनॉमी को अमेरिका ने महीनों तक मैक्सिमम प्रेशर और नेवल नाकाबंदी के जरिए चोक करके रखा था, उसे अब पूरी तरह से आजाद कर दिया गया है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा, बल्कि जमीन पर एक्शन शुरू हो चुका है। We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, standing by at channel 16. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदरगाहों पर लगी अपनी नेवल नाकाबंदी पूरी तरह से हटा ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल आर्टरी कहा जाता है, वहां से जहाजों का गुजरना शुरू हो चुका है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी मंजूरी के बगैर हॉर्मुज से शिप्स की मूवमेंट नहीं हो सकती। वैसे दुनिया खुश है कि तेल के दाम सामान्य होने लगे हैं, लेकिन इजराइल जानता है कि ईरान के जो अरबों डॉलर के फ्रीज हुए एसेट्स अब खुलेंगे, वो कहां जाएंगे। बेन्यामिन नेतन्याहू की कैबिनेट इन शर्तों को लेकर इसीलिए चिंतित है क्योंकि उन्हें खतरा दिखाई दे रहा है। इजराइल मानता है कि ईरान इस मैसिव फंड को ईरान के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर खर्च नहीं करेगा, बल्कि इसके जरिए वो अपनी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी अपनी मिलिशिया को मजबूत करेगा। इजराइल का कहना है कि इस फंड से हिजबुल्लाह को एक मेजर कैश इंजेक्शन मिलने वाला है, यानी ये पैसा सीधे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के गुप्त खातों में जमा हो जाएगा और वहां से ये पैसा लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया, इराक और यमन में इस्लामिक विद्रोहियों के हाथों में पहुंचेगा। इजराइल का पूरा सिस्टम इस बात से हिल गया है कि जिस दुश्मन को उन्होंने पिछले 110 दिनों की जंग में अपनी पूरी ताकत लगाकर कमजोर कर दिया, उसे अमेरिका $300 बिलियन की संजीवनी बूटी पिला रहा है। CNN और द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान ने इस जंग में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जिनसे इजराइल में भारी तबाही मची थी, और अब अमेरिका उसी मिसाइल प्रोग्राम को बिना छुए ईरान से डील कर रहा है। ऊपर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस जले पर नमक छिड़क रहे हैं। It's very simple.
You can't tell a country, whether Israel or Iran, they're not allowed to have any self-defense. That's not what the president has asked. That's not what the president has requested. But as part of the final deal, what we want to see is Iran not funding regional instability, funding regional terrorism, and of course trying to rebuild their nuclear weapons program. यही वजह है कि दो दोस्तों में ठन चुकी है। इजराइल ने साफ कह दिया कि उसका बदला अभी बाकी है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि IRGC ने अमेरिका और इजराइल को चकमा देने के लिए इराक में अपने कोवर्ट सेल्स या गुप्त ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि गल्फ में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर छिपकर हमले किए जा सकें। वहीं इजरायली मीडिया ने इजराइल के खुफिया एजेंसियों मोसाद और शिन बेट के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई कि ये डील कभी भी फाइनल डील में नहीं बदल पाएगी। इसी डर और बिग पिक्चर को देखते हुए इजराइल ने लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशंस रोकने से साफ इनकार कर दिया है। बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके जनरलों को इस बिग पिक्चर का अंदाजा हो चुका है। वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक मजबूरी थी इस जंग को रोकना, क्योंकि अमेरिका में पेट्रोल और खाद के दाम बढ़ रहे थे और चुनाव भी सिर पर थे। हालांकि अमेरिका का दावा है कि नेतन्याहू का जंग में बने रहना भी चुनावी मजबूरी है।